कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है और ये कहा है कि वो डिप्लोमेट जो है वो इंडिया का रॉ का हेड था। और उन्होंने ये कहा है कि उसने हरदीप सिंह निज्जर को जो है एलिमिनेट किया एक फॉरेन सॉइल पे, जो कि एक कैनेडियन सिटीजन था। तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये एक कार्य किया है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे मीडिया हाउसेज ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई ये जो है जस्टिन ट्रूडो ने इसलिए करवाया है जाके वापस कनाडा में, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा कोल्ड रिसेप्शन मिला था अभी G20 में। जब वो भारत आया था तो क्योंकि उसका जहाज वगैरह खराब हो गया था, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ से ना हमारे प्रधानमंत्री ना कोई मिनिस्टर कोई डिप्लोमेट तक जो है उसको मिलने तक नहीं किया जब तक वो 2 दिन यहाँ पड़ा रहा। लेकिन ये सारा का सारा जो मीडिया आपके सामने पोर्ट्रे कर रही है वो गलत है, क्योंकि इस पूरे गेम के पीछे एक चाइना का एस्पेक्ट है जो मीडिया आपको नहीं बताएगी, और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट समझने से पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा आपको खालिस्तान मूवमेंट का, ताकि आपको चीजें कंटेक्चुअलाइज हो जाए, समझ आ जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। खालिस्तान का जो पूरा प्रोजेक्ट है, एक भारत में पॉलिटिकल पार्टी ने इसको कंसेप्चुअलाइज किया था। इसको कंसेप्चुअलाइज करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी थी अकाली दल। अकाली दल जो है भारत के आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में था, तब से वो एक पंजाब का सूबा मांगती थी। ये पंजाब का सूबा जो है हमेशा से डिनाई किया गया अकाली दल को। लेकिन 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद जब 1966 में पंजाब के सूबे को इवेंचुअली क्रिएट किया गया, तो ये माना गया कि उस समय वो अकाली दल की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन जब पंजाब का सूबा बना, उसके बाद से हमने एक चीज ये देखी कि जो अकाली दल है उसने एक अपने आप को एक पंथिक पार्टी नामक एक कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअलाइज किया। पंथिक पार्टी का मतलब ये है कि उसने सिख वोटरों के ऊपर सारा फोकस रखा और उसने ये बोला कि देखिए हम सिख वोटरों के फेवर में काम करते हैं। हमने जो है एक सिखों को पंजाब का सूबा भी दिलवाया है। तो इसकी वजह से इवेंचुअली क्या हुआ कि अकाली दल की पॉलिटिक्स के कारण पंजाब में अकाली दल एक डोमिनेंट फोर्स बन गई। अब उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो बेसिकली स्ट्रगल कर रही थी पंजाब में अपना प्रेजेंस बनाने को। अब ऑब्जेक्टिव सारा ये था कि किस तरीके से अकाली दल का जो होल्ड है पंजाब में उसको तोड़ा जाए और उस चीज का राजनीतिक फायदा उठाया जाए। 1980 के दशक में उस समय ये गेम खेला गया कि इस अकाली दल के पूरे पंथिक वोटर बेस को तोड़ने का एक ही तरीका ये है कि जो पंजाब में हिंदूज हैं उनके ऊपर इनसिक्योरिटी इस प्रकार की क्रिएट की जाए कि कल को जब पंजाब के हिंदूज आज खड़े होकर ये बोले कि भाई हमारा रक्षक कौन है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को पोजीशन कर पाए कि भाई हम आपके रक्षक हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिंदू और सिख वोटों के बीच में एक डिवाइड पैदा हो जाए और इस डिवीजन के कारण 1985 में जो चुनाव होने थे उसका कोई राजनीतिक फायदा मिल जाए। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ये खेल खेला गया एक राजनीतिक तौर पे, उस समय जब अकाली दल का होल्ड था पूरे के पूरे पंजाब की सोसाइटी के ऊपर, उसको तोड़ने के लिए जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को क्रिएट किया गया। जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को सपोर्ट करके नर्चर करके ये बोला गया कि आप पंजाब के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कीजिए ताकि पंजाब में जितने हिंदू हैं वो अलाइनेट हों। अलाइनेटेड अगर वो फील करेंगे तो उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को उन हिंदुओं का रक्षक पोजीशन कर पाएगी, और इस प्रोसेस में क्या होगा कि हिंदू और सिख वोट्स डिवाइड हो जाएंगे। और इवेंचुअली जर्नैल सिंह भिंद्रावाला के थ्रेट जो वायलेंस कंसेप्चुअलाइज करके क्रिएट की गई पूरे पंजाब राज्य में, उसके बाद जब हिंदुओं के ऊपर वायलेंस हुआ, उस वायलेंस को रोकने के लिए जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि हम जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को खत्म करके हिंदुओं की रक्षा करेंगे, तो उस समय ये खेल हाथ से निकल गया। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बहुत सारा वायलेंस हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, और बाकी की कहानी आप पूरी जानती हैं। तो ये कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि भाई जो पूरा एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस को भारत में वीकन करने के लिए जो ये खेल खेला गया था पंजाब के सूबे में, जो कि 1990 के दशक में इवेंचुअली मिलिट्री का प्रयोग करके, पुलिस का प्रयोग करके फाइनली खत्म किया गया, इसका फायदा हमारे एडवर्सरीज ने उठाना चालू कर दिया। आज की डेट में भारत के कई ऐसे एडवर्सरीज हैं जो बेसिकली खालिस्तान के पूरे मूवमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, और इस खालिस्तान की जो पूरी फॉल्ट लाइन को हमने क्रिएट किया था, इस फॉल्ट लाइन को वो बार बार एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इसमें से सबसे पहला देश और कोई नहीं बल्कि जो हमेशा से मैं आपको बोलता आया हूं वो है अमेरिका। अमेरिका को ये बात पता है कि खालिस्तान इंडिया में एक बड़ा इमोटिव सा इशू है, और अमेरिका बार बार खालिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करती है जब जब
उसको ये पता है कि भारत मेरी बात नहीं मानेगा। और आप एक चीज ये देखिए कि अमेरिका ने, जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए है, उसने गुप्तवंत सिंह पन्नू नामक एक व्यक्ति को नर्चर करके उसको सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन का हेड बना के रखा है। ये सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन का जो हेड गुप्तवंत सिंह पन्नू है, ये सीआईए के ऑर्डर्स के अंडर काम करता है और सीआईए की पूरी अप्रोच के तहत ये प्रोपोगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉर भारत में खालिस्तान के मूवमेंट को रिवाइव करने में करता है। आप सिख फॉर जस्टिस को हमेशा तब एक्टिवेट होता देखेंगे जब जब भारत कभी या तो रशिया से या कभी फ्रांस से किसी प्रकार की कोई डिफेंस डीलिंग करेगा। लेकिन जब भी भारत किसी प्रकार की डिफेंस डीलिंग अगर अमेरिका से करेगा तो सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन का कोई रोल नहीं होगा। तो जब भी इंडिया आज की डेट में किसी दूसरे देश, अमेरिका को छोड़ के किसी दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करता है, तो उस समय सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन जो है और गुप्तवंत सिंह पन्नू एक्टिवेट हो जाती है। 2018 और 19 के समय भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम ट्रायम्फ S-400 जो है हम खरीदेंगे रशिया से। हमारे पास एक ऑप्शन अमेरिका का पेट्रियट भी था, लेकिन हमने पेट्रियट को रिजेक्ट किया क्योंकि वो खोखला और घटिया टेक्नोलॉजी थी और ट्रायम्फ 400 एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और हमारे को ट्रायम्फ 400 जो है एक ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से हम इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके भारत की टेरिटरी में घुसने से रोक पाए। अब जब हमने उसको रिजेक्ट किया 2017, 18, 19 में और हमने इवेंचुअली वो डील साइन करी रशिया के साथ, तो आप देखिए कि 2019 में अमेरिका ने गुप्तवंत सिंह पन्नू को और सिख फॉर जस्टिस को एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेट करके उस समय ये बात शुरू कर दी कि 2020 में एक रेफरेंडम 2020 होगा। तो ये सारा खेल आप समझने की कोशिश कीजिए, तभी होता है जब जब अमेरिका देखती है कि भारत जो है किसी दूसरे देश के साथ डिफेंस डील कर रहा है और मेरे साथ नहीं कर रहा है। तो ये इतना नापाक किस्म का देश है जो हमेशा से इस गेम को खेलता आया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश जो अमेरिका के इस पूरे गेम में सहायता उसको देता है, या एक प्रकार का आप कह लीजिए लॉन्च पैड है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने टेलीविजन चैनल्स बना रखे हैं जिसके तहत जो ब्रिटेन में सिख डायस्पोरा रहता है उसके तहत वो प्रोपोगेंडा करते हैं। दूसरा, साथ में ब्रिटेन ने कई खालिस्तान के ऐसे एसेट्स को पनाह दे रखी है जिसकी वजह से वो वहां पर लोगों की रैलियां करवाते हैं और लंदन सिटी आज की डेट में एक एपिसेंटर बना हुआ है। इसी कारण से आप देखिए कि ब्रिटेन और अमेरिका क्योंकि चचेरे भाई हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट में दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन आपको सुन के बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि एक यूरोप की एक और कंट्री है जो आज की डेट में पूरे खालिस्तान के प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा समर्थन देती है और इसका नाम है जर्मनी। जर्मनी में देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत से बहुत सारे इंजीनियर्स आज की डेट में जर्मनी में काम करने जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जर्मनी की जो खुद की जनता है वो एक निहायती निकम्मी जनता है और उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है। इसीलिए आज की डेट में उनको भारत जैसे देशों से इंजीनियर्स जो हैं उनको वहां पर चाहिए होते हैं जर्मन कंपनियों में काम करने के लिए। अब क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग जर्मनी जा चुके हैं और भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जर्मनी में है, इसकी वजह से जो जर्मनी के जो लोग हैं और जर्मन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मनमुटाव सा हो गया है और उनके मन में एक ऐसा सा एक कहीं थॉट आ गया है कि भाई ये भारतीय हमारे यहाँ पर आके हमारी सारी नौकरियां ले रहे हैं। भाई हमें आपके यहाँ पर आके नौकरियां लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खुद के पास लोगों के स्किल होता तो हम अगर वहां पे आ रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनियां हमारे इंजीनियर्स को इन्वाइट कर रही हैं, हम अपने मन से तो उठ के नहीं जा रहे। लेकिन वहां पर क्योंकि जर्मन पॉपुलेशन और जर्मन पॉलिटिशियंस के अंदर एक ऐसा मनमुटाव सा आ गया है कि ये हमारी नौकरियां ले रहे हैं, तो इसीलिए जर्मनी आज की डेट में एक और फोरफ्रंट कंट्री बनता जा रहा है जो खालिस्तान के फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इनफैक्ट आप एक चीज ये देखिए कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जो है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये खालिस्तान का प्रोपोगंडा आज की डेट में किया जाता है, इस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के दो बड़े महत्वपूर्ण एसेट्स को जर्मनी ने अपने देश में पनाह दे रखी है और उनका नाम है गुरमीत सिंह बग्गा और दूसरे का नाम है भूपिंदर सिंह बिंद। तो ये जो दो लोग हैं आज की डेट में आप देखिए कि इनको जर्मन इंटेलिजेंस, जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेस, जर्मन पॉलिटिशियंस पनाह दे के प्रोपोगेंडा करवाते हैं। तो आज की डेट में कई बार ये बात भी बोली जा रही है कि लंदन के साथ साथ जर्मनी भी जो है एक और एपिसेंटर यूरोप में बनने वाला है और यूरोप में भी पूरा का पूरा लंदन और जर्मनी मिलके इस खालिस्तान के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के गेम को खेलेंगे। लेकिन इस पूरे आज की डेट में इंडिया के खालिस्तान के कैंपेन को एक्सप्लॉइट करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं और उनमें है सबसे पहला पाकिस्तान और दूसरा है कनाडा। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान में इस पूरे प्रोजेक्ट को, खालिस्तान की इस पूरी फॉल्ट लाइन को लगभग 2005-2010 से नर्चर करके सपोर्ट करने का कार्य आईएसआई ऑफ पाकिस्तान बहुत अग्रेसिव तरीके से कर रही है।
हाल ही के समय में इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत के खिलाफ नर्चर करने के लिए आईएसआई ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक अधिकारी है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी। इसको चौधरी साहब के नाम से भी आईएसआई के अंदर जाना जाता है। इसके बारे में कुछ दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी जो है, ये पंजाब सेल जो आईएसआई ने बनाया है उसका बेसिकली चीफ है। दूसरी बात, ये इसका लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी जो है, इसका पाकिस्तान आर्मी में सर्विस नंबर है PA35043 और इसका कमीशन हुआ था पाकिस्तान आर्मी में 25th बलोच रेजिमेंट में 13 अक्टूबर 1995 को, और 10 अगस्त 2012 को इसका प्रमोशन किया गया था खालिस्तान सेल को और पंजाब सेल को चलाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे। अब इस बंदे ने, शाहिद महमूद चौधरी ने, जो कि जिसका नाम चौधरी साहब नाम से है आईएसआई ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये बंदे ने सबसे पहले आकर 3 इंपॉर्टेंट संगठनों को रिवाइव किया। उसमें से पहली संगठन थी बब्बर खालसा इंटरनेशनल, दूसरी थी खालिस्तान कमांडो फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फोर्स। इन तीनों के तीनों को इसने पाकिस्तान में रिवाइव किया और इन तीनों के यूनिट्स इसने जाकर अमेरिका में, कनाडा में और लंदन में तीनों जगह पर बनाए। दूसरा काम इसने क्या किया कि इसने एक बंदे को रिक्रूट किया जो कि एक पंजाबी सिख है जो पाकिस्तान में रहता है, जिसका नाम है हरमीत सिंह। उसको आईएसआई बेसिकली एक कोड नेम पीएचडी से बुलाती है। तो हरमीत सिंह, जिसका दूसरा नाम पीएचडी है, जो कि आईएसआई उसका एक कोड नेम रखा हुआ है, वो आज की डेट में एक नोडल एजेंट है जो कोलैबोरेट करता है आईएसआई के बिहाफ से अमेरिका के एसेट्स को लेके, कनाडा के एसेट्स को लेके और साथ में लंदन और जर्मनी के एसेट्स को लेके। तो हरमीत सिंह जो बंदा है, ये पाकिस्तान के अंदर बैठा है और ये आईएसआई इसको पनाह देके लाहौर में इसको बिठा के रखा हुआ है इस बंदे ने। अब आईएसआई ने 2-3 चीजें और कर रखी। सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा है कि हरमीत सिंह, यानी कि पीएचडी जिसका नाम है, इसको बोला है कि भाई आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कीजिए। इस प्रोजेक्ट में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान चाइना की मदद लेती है। अब चाइना क्या करता है कि सस्ती टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करता है और उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान से करवाता है। आज की डेट में हरमीत सिंह और साथ में शाहिद महमूद चौधरी, ये दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं कि ये 1984 में जो पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उस समय की स्पीचेस को, उस समय के क्लिप्स को कट करके सोशल मीडिया पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि भारत में एक प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होगा। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते हैं कि ये बार बार पंजाब के यूथ को एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज की एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखो भारत में एक फासिस्ट सरकार है और ये भारत की फासिस्ट सरकार जो है ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो सिखों को बेसिकली सप्रेस कर दिया जाएगा। तो हिंदू और सिख के बीच में हेट्रेड पैदा करने का काम आज की डेट में शाहिद महमूद चौधरी और हरमीत सिंह दोनों मिलकर कर रहे हैं। इस पूरे प्रोपोगेंडा को फैसिलिटेट करने के लिए आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने 2 और चीजें करी हैं। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है पाकिस्तान में। आप सोचिए, आईएसआई ने पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तानी नजरियता पार्टी। और पाकिस्तानी नजरियता पार्टी जो है, इसका हेड जो है शाहिर हैदर मलिक सियालवी जो है, इसको बोला है कि पाकिस्तान के जितने भी सिख हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आप उनको एकजुट कीजिए। और साथ में इन्होंने दूसरी चीज जो करी है वो ये है कि इन्होंने लश्कर ए तैयबा का चीफ जो हाफिज सईद है, उस हाफिज सईद को बोला है कि आप एक संगठन बनाइए। जिसने बनाया है एक संगठन, और लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लश्कर ए खालसा। और लश्कर ए खालसा को इन्होंने हेड करवाया है एक आदमी से जिसका नाम है अमर खालिस्तानी। अब अमर खालिस्तानी जो है बेसिकली ये एक आईएसआई का ही ऑफिसर है और ये भी एक मेजर रैंक का ऑफिसर है अमर खालिस्तानी, जो कि लश्कर ए खालसा को बेसिकली हेड कर रहा है। अब लश्कर ए खालसा क्या करता है कि ये पूरा प्रोपोगेंडा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को प्लान करता है। और ये जो 1984 के राइट्स की क्लिपिंग हो गई या उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का हो गया या कुछ ऐसी प्रोवोकेटिव स्पीचेस हो गई जर्नैल सिंह भिंडरावाला की, इन क्लिपिंग्स को ये लोग पूरे सोशल मीडिया पे एक वेब बनाकर बिछा रहे हैं। और अमर खालिस्तानी की लीडरशिप में आज की डेट में ये पूरा कार्य पंजाब के अंदर करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ लश्कर ए खालसा जो है 2 और कार्य कर रही है। सबसे पहला कार्य वो ये कर रही है कि ये पंजाब में ड्रोन्स का प्रयोग करके ड्रग्स पहुंचा रहे हैं, और दूसरा ये ड्रोन्स का प्रयोग करके आर्म्स को भी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे पंजाब के सिखों के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा की जाएगी कि हिंदू राष्ट्र वर्सेस सिख सप्रेशन,
इसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपको आर्म्स चाहिए होंगे और उस आर्म्स से पंजाब में सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट की जाएगी। और आज की डेट में अमर खालिस्तानी की तरफ से ही क्रिएट किया गया एसेट था जिसका नाम था बेसिकली अमृतपाल सिंह। तो अमृतपाल सिंह का जो अभी कैंपेन चंद महीने पहले तक चला और इवेंचुअली उसको फिर पकड़ा गया और उसको अभी जो रखा हुआ है आसाम की एक जेल में, तो ये सारा कैंपेन भी अमर खालिस्तानी ने, हरमीत सिंह पीएचडी और साथ ही में शाहिद महमूद चौधरी ने मिलके किया था। अच्छा, शाहिद महमूद चौधरी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और भी है, और वो ये है कि उसने एक एसेट को हरसिंहपुर जलंधर से उठाया था और इस एसेट का नाम था हरदीप सिंह निज्जर। अब इसको इन्होंने 2013 में जलंधर से उठाकर पहले तो ये उसको दुबई ले गए, दुबई से ले जाकर ये उसको वहां पर पाकिस्तान लेके आए। पाकिस्तान में इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर जो है उसको मिलवाया जगतार सिंह तारा से 2012-13 में, और जगतार सिंह तारा से मिलवाकर हरदीप सिंह निज्जर को इन्होंने खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक पार्ट बनाया। और खालिस्तान टाइगर फोर्स का पार्ट बनवाने के बाद इसको लाहौर से वापस दुबई भेजा, दुबई से वापस ये बंदा भारत आया। और हरदीप सिंह निज्जर ने भारत में आकर, आप सोचिए कि इसने उस समय स्वामीनारायण टेम्पल पटियाला के बाहर इसने एक ब्लास्ट भी किया, और उसके बाद ये बंदा वापस चला गया दुबई, दुबई से निकल के ये निकल गया कनाडा। अब कनाडा में क्योंकि इन्होंने आईएसआई वालों ने एक पूरा सेटअप वहां पे बनाया हुआ है ऑलरेडी खालिस्तान को लेके, जिसके बारे में मैं अभी 2 मिनट बाद चर्चा करूंगा डिटेल में। इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को वहां ले जाकर जो है उस जगह पर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का सरी में उसको वहां पर प्रेसिडेंट बनवा दिया। अब ये बंदा वहां पर प्रेसिडेंट बन गया गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का, ताकि वहां पर ये इंडियन डायस्पोरा का रेडिकलाइजेशन कर पाए आईएसआई के बिहाफ पे, ये निज्जर जो है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में बेसिकली ये खेल कैसे चल रहा है। अब देखिए, कनाडा में लश्कर ए खालसा अमर खालिस्तानी की, शाहिद महमूद चौधरी आईएसआई ऑफ पाकिस्तान का, हरमीत सिंह जो कि नोडल ऑफिसर बना हुआ है एक प्रकार का, इन सारे लोगों ने मिलकर कनाडा में 2 गैंग्स को नर्चर करके रखा हुआ है। और सबसे पहली गैंग है धालीवाल गैंग और दूसरी गैंग है ग्रेवाल गैंग। ये दोनों गैंग्स आज की डेट में ऑपरेट करती हैं कनाडा में। इनको पैसा सीआईए ऑफ अमेरिका भी देती है और साथ ही में इनको पैसा आईएसआई भी देती है। और ये जितनी दोनों गैंग्स हैं, जो धालीवाल गैंग है और ग्रेवाल गैंग है, ये आज की डेट में ऑपरेट करते हैं कनाडा में ब्रदर कीपर्स के नाम की संस्था बना के। तो बेसिकली ये हैं तो क्रिमिनल्स, इनको सपोर्ट मिल रहा है इंटेलिजेंस का, और ये बेसिकली ऑपरेट करते हैं ब्रदर कीपर्स के नाम से। अच्छा, अब हुआ क्या है कि इसके साथ साथ यही दोनों गैंग्स, जो धालीवाल गैंग, ग्रेवाल गैंग है, जो ब्रदर कीपर्स के नाम से आज की डेट में ऑपरेट करते हैं, इनको हवाला से पैसा भेजा जाता है आईएसआई की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, जर्मनी की तरफ से भी, लंदन की तरफ से भी। तो आप देख रहे हो कि हर तरफ से पैसा फ्लो कर रहा है इनके पास। अब जब पैसा फ्लो करता है तो ये क्या करते हैं, ये सारे पैसे का प्रयोग करके एक संस्था को कनाडा में देते हैं, जिस संस्था का नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन आयरॉनिकली एक ऐसी संस्था है जिसकी लीडर जो है वो है अनीता लाल। और अनीता लाल जो है वो सपोर्टेड है आज की डेट में बाय जगमीत सिंह धालीवाल, जो वहां पर जिम्मी नाम का जो है नेता बन के घूमता रहता है, और उसकी फोटोग्राफ आपने कई बार देखी होंगी जस्टिन ट्रूडो के साथ भी। अब पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन क्या करती है कि ये बेसिकली सपोर्ट करती है प्रो खालिस्तानी नैरेटिव को सिख डायस्पोरा इन कनाडा में भी, और साथ ही में ये सपोर्ट करती है पूरे के पूरे प्रो खालिस्तानी नैरेटिव को पंजाब में भी। तो सोशल मीडिया का कैंपेन पाकिस्तान से भी चलता है, सोशल मीडिया का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो कनाडा से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू रूट होते हुए भी चलता है। और सारे सिंगरों को पैसा मिलना, सिंगर्स की तरफ से वो बदनामी करना भारत की, और जो वायलेंस का कल्ट का कल्चर क्रिएट करना, इन सारों को भी आज की डेट में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के तहत नर्चर किया जा रहा है। अच्छा, अब ये बात तो देखिए तय है कि ये जितनी कंट्रीज के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करी, ये सारी की सारी कंट्रीज कोई अभी से तो ये भारत के खिलाफ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चला रही है। ये खालिस्तान का प्रोपोगंडा तो बड़े सालों से चल रहा है। 2009 में क्या हुआ था कि जब से भारत की RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस पूरे गेम प्लान का पता चला था, 2009, जी बिल्कुल सही सुना आपने, 2009 में जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये बात पता चली थी, तो उस समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW ने एक निर्णय लिया था कि हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। अब आपने जितना मैंने अभी तक आपको बताया, तो एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि खालिस्तान का जितना भी नैरेटिव जो है, ये चल रहा है फॉरेन कंट्री में,
आप सोचिए कि मतलब फॉरेन कंट्री में बैठ के लोग खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। जो पंजाब में आदमी बैठा है उसको कोई लेन देन नहीं है खालिस्तान से, लेकिन बाहर बैठे हुए उस डायस्पोरा को खालिस्तान के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसने भारत कभी आना ही नहीं, जिसने भारत का सिटीजनशिप छोड़ के बाहर का पासपोर्ट लेके वहां पर अमेरिका में और कनाडा में भीख मांगते हैं लोग, उनको आज की डेट में खालिस्तान का नैरेटिव चलाना है। पहली बात। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि हमने जब ये चीज आरएनएडब्ल्यू ने समझी कि भाई ये पूरा का पूरा एक प्रोपोगंडा का गेम है, ये पूरा का पूरा एक बेसिकली नैरेटिव का गेम है कि जिसमें डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, जिसमें साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। इस चीज को काउंटर करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनएडब्ल्यू ने 2009 में एक एडिटर को, सीनियर एडिटर को पकड़ा और इस एडिटर को उसको नर्चर करके कनाडा भेजा। 2009 से ये बंदा, ये जो एडिटर था, ये इंटेलिजेंस के साथ, इंडिया की आरएनएडब्ल्यू के साथ बहुत क्लोजली काम करता था और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि ये कनाडा में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ एंगेज करके उनको पाकिस्तान का, सीआईए का, जर्मनी का, लंदन का, ये सारे एंगल्स को एक्सपोज करे। वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो नेटवर्किंग करे कनाडा में जाके, और वो नेटवर्किंग करके कनाडा के पॉलिटिशियंस को ये चीज समझाए कि देखिए आपके कनाडा का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपकी टेरिटरी का दुरुपयोग किया जा रहा है एक प्रोपोगंडा, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करने के लिए। अब जब ये बंदे ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बना लिए कनाडा के पॉलिटिशियंस में और धीरे धीरे उनको जो है ये नैरेटिव को एक्सपोज करना चालू कर दिया, अब उस समय क्या हुआ कि कनाडा में चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एमएसएस है, उसने भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस को नर्चर करके रखा हुआ है। अब हमें उस समय ये नहीं पता चला कि भाई जिस पॉलिटिशियन से हम बात कर रहे हैं या जिस पॉलिटिशियन को हम बता रहे हैं कि देखिए एक आईएसआई का प्रोपोगंडा चल रहा है खालिस्तान के इशू को लेके, हमें नहीं मालूम था कि ये पॉलिटिशियन अगर हमारे से बात कर रहा है तो ये पॉलिटिशियन चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के एजेंट से भी बात कर रहा है। अब हुआ क्या कि एक दगाबाज आदमी वहां पर निकल आया और एक दगाबाज पॉलिटिशियन ने, जो कि इंडिया के इस एडिटर से बात करता था, जो कि बैकएंड पे आरएनएडब्ल्यू का सपोर्टेड था, ये बंदा जब जब इंडिया के इस एडिटर से बात करता था, ये साथ साथ वो चाइना के एमएसएस वालों से भी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके, उससे भी बात करता था। और इसने एक बार बातों बातों में उस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी वाले को ये बात बता दी कि भाई इंडिया के जो कई एडिटर्स हैं और ये हैं, वो आके हमसे मिलते हैं और वो ऐसा ऐसा बताते हैं। अब देखिए चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी तो ये बात समझती है कि न्यूज़पेपर का एडिटर कोई या किसी मीडिया हाउस का एडिटर कोई जो है दूसरे देश में आकर मतलब आपके सामने खालिस्तान के प्रोपोगंडा को एक्सपोज तो करेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी का ही एक नर्चर्ड एसेट है जो वहां पर ये काम कर रहा है। और चाइना को ये बात समझ आ गई कि आरएनएडब्ल्यू जो है वो इस काम को करा रही है। अब चाइना ने इसका फायदा उठाते हुए क्या किया कि पिछले 2-3 महीने से चाइना जो है इस पूरे चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। उसने अपने दूसरे जितने भी पॉलिटिशियंस जो चाइना नर्चर करता है कनाडा में, उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा कि भाई क्या आपके थ्रू भी ऐसा कुछ आरएनएडब्ल्यू की तरफ से कुछ मतलब बैक एंड लेवल पे कोई ऐसा प्रोपोगंडा आपके सामने आया है कि भाई आईएसआई ये सब करवा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ आया है। तो चाइना ने इवेंचुअली क्या किया कि जस्टिन ट्रूडो को एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश करी, और वो रिपोर्ट पेश हुई। इवेंचुअली जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल पार्टी ने जब वो रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है उसके सामने इस रिपोर्ट को पेश कर दिया। अब चाइना इस चीज में ये चाहती थी कि भाई जब ये रिपोर्ट कि इंडिया की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है कनाडा के पॉलिटिशियंस के ऊपर, एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चल रहा है, तो उन्होंने इस चीज को एक्सपोज करवा दिया बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के सामने। अब जैसे ही नेशनल कमेटी के सामने ये बात आई कि भैया इंडिया की तरफ से इस प्रकार का कोई कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चल रहा है, तो फिर कैनेडियन इंटेलिजेंस ने और चाइनीज ने मिलकर अब ढूंढना शुरू किया कि भाई इस कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन को चला कौन रहा है। क्योंकि ये बात तो इनको समझ आ रही थी कि भाई हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर ये बातें आ रही हैं कि आईएसआई का प्रोपोगंडा है, और देखिए हम अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ कनाडा के पॉलिटिशियंस को ये बात फैक्चुअली बता रहे थे एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत, एक क्लैंडस्टीन ऑपरेशन के तहत कि बॉस आपकी टेरिटरी का दुरुपयोग हो रहा है, आईएसआई ऑफ पाकिस्तान आपकी टेरिटरी का मिसयूज कर रही है भारत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा करने में। लेकिन चाइना ने इस चीज का एडवांटेज उठाया, और जब कैनेडियन इंटेलिजेंस ने मिलकर चाइना के साथ थोड़ा बहुत हरकतें कर कर
आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि इस पूरे ऑपरेशन को रन कौन कर रहा है, तब जाके इनको ये मालूम चला कि भाई एक ऑफिसर है इंडिया के हाई कमीशन में ओटावा में जिनका नाम है पवन कुमार राय, जो कि 1997 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, पंजाब कैडर के। और ये वहां पर पोस्टेड थे बेसिकली एक रैंक जिनका रैंक थी मिनिस्टर कम्युनिटी अफेयर्स की। तो इंडियन हाई कमीशन में मिनिस्टर कम्युनिटी अफेयर्स की रैंक पे ये जो अधिकारी थे पवन कुमार राय, जो कि बेसिकली एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे गए थे, जो कि अदरवाइज आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर नहीं बल्कि इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं 1997 बैच के पंजाब कैडर के। तो उनको जब ये मालूम चला कि भाई ये ऑफिसर जो हैं ये बेसिकली आज की डेट में ऐसा हरकत कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ये खालिस्तान के पूरे प्रोपोगंडा को एक्सपोज करने का काम किया, जो कि भारत के बहुत फेवर में काम किया है, तो कनाडा ने फिर उस समय सोचा कि भाई ये ऑफिसर को पकड़ा जाए और इनको जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके जो ये आए हैं इनको हटाया जाए। अब देखिए पवन कुमार राय को बेसिकली क्योंकि वो पंजाब कैडर के आईपीएस थे, उन्होंने पंजाब के अंदर पूरा अपने सिक्योरिटी समय में इस चीज को समझा कि वहां पर खालिस्तान का प्रोपोगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कैसे हो रही थी। और पवन कुमार राय को बेसिकली वहां पर भेजने का काम जो कनाडा में एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के तहत भेजा भी गया, वो समंत कुमार गोयल जो कि पिछले रॉ के चीफ थे उन्होंने भेजा था। और वो पिछले रॉ के चीफ जो समंत कुमार गोयल हैं वो भी बेसिकली पंजाब कैडर के ऑफिसर थे। तो आप सोचिए कि रॉ का चीफ पंजाब कैडर का ऑफिसर, पुराना वाला पिछला वाला अभी तो रवि सिन्हा है, इससे पहले जो थे समंत कुमार गोयल वो भी पंजाब कैडर के आईपीएस, और साथ में उन्होंने ही अपना एक आइडेंटिफाइड अधिकारी जिसने पूरे गेम को समझा था उसको प्लेस करके जब वो कनाडा भेजा, तब जाके अनफॉर्चुनेटली ये चीज हुई कि चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के सामने ये रिपोर्ट पेश करवा दी, ये कहते हुए कि देखिए पवन कुमार राय जो है वो इंडिया के रॉ हेड है वहां पर, और उन्होंने मिनिस्टर कम्युनिटी अफेयर्स जो है वो पोस्ट संभाली हुई है। और कनाडा ने फिर उसके बाद जब ये चीज देखी कि भाई ये प्रोपोगंडा चल रहा है, जबकि इसमें मुझे आप एक बात बताइए कि प्रोपोगंडा क्या था। ये तो कोई प्रोपोगंडा नहीं है। इनफैक्ट द रियलिटी इज कि हमने, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, हमने कनाडा के पॉलिटिशियंस को सिर्फ ये बात बताने की बात करी। इसीलिए आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की है उसने जो क्लैरिफिकेशन इशू करा उसने यही बात बोली, वी आर अ लॉ अबाइंडिंग नेशन। हमने कोई कानूनी तौर से कोई गलत कार्य नहीं किया है। हम जो भी काम कर रहे थे एक कानूनी तौर से ही कर रहे थे कि हमारा एक ऑपरेटिव अगर वहां पर है और वो अगर एक ऐसा ऑपरेशन चला रहा है जिसके तहत आपके ही पॉलिटिशियंस को ये बात बताई जा रही है कि आपकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी का दुरुपयोग हो रहा है और वो भी आईएसआई और ये जैसी संस्थाएं कर रही हैं, तो इसमें हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन खैर चाइना ने इस चीज का फायदा लेते हुए पवन कुमार राय को जो है आइडेंटिफाई किया और इन पवन कुमार राय को इवेंचुअली कनाडा ने एक्सपेल कर दिया है। तो पवन कुमार राय जी जो है वो वापस भारत आ जाएंगे और जब वो भारत आएंगे तो उनको कोई नया असाइनमेंट मिल जाएगा। बट इनकी सेवाओं को भारत की सरकार आज की डेट में रिकॉग्नाइज करती है। और ये जो पूरा का पूरा खालिस्तान का प्रोपोगंडा है, इस बात को आप समझ लीजिए कि जितना मर्जी ये देश कोशिश कर लें, अभी जो रिसेंट हिट्स रॉ ने किए हैं पिछले 2-3 महीने पहले, इन हिट्स के बाद इस पूरे खालिस्तान के मूवमेंट में, इस पूरे खालिस्तान के जो एसेट कम्युनिटी है और आईएसआई जो है, इनके अंदर ये एक डर पैदा हो चुका है कि दे कैन नॉट मेस विद इंडिया। ये चीज इनको अब समझ आ गई है। आप जितने मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये अगर आपने हमारे डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है तो भूलिएगा मत कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया भी एक किसी सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करेगी। आप देखिए
हो गई होगी। धन्यवाद।